Dear students, our next topic is about industrial preparation of phenol. कि फिनॉल को इंडस्ट्री में कैसे प्रिपेयर किया जाता है, या ये कह लीजिए कि फिनॉल का मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। कल आपने उसके लेबोरेटरी प्रिपरेशन के मेथड सीखे थे। नाउ लेट अस सी अबाउट इट्स मैन्युफैक्चर। फिनॉल के इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के दो मेथड हैं। एक मेथड आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है, डो प्रोसेस। डो प्रोसेस में क्या करते हैं, वी स्टार्ट विद द कंपाउंड क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन सब्सटेंस को लेके हमने इसमें NaOH मिलाया। सिंपल NaOH मिलाएं तो आपको पता है न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं करता। हमने ड्रास्टिक कंडीशन यूज की, 623 केल्विन टेम्परेचर, 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस कंडीशन में क्या एक्शन हुई, आप NaOH के दो मॉलिक्यूल दिखाएं। NaCl अलग, OH पहले जुड़ता है बट वो एसिडिक कंपाउंड बनता है, बाद में उससे H और ये OH वाटर अलग। NaCl अलग, वाटर अलग, बाकी जो कंपाउंड बचा इट इज बेंजीन ONe। This compound is called sodium phenoxide। ये जो कंपाउंड बना है सोडियम फिनॉक्साइड। जो सोडियम फिनॉक्साइड है उसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन, ये फिनॉल बनाना है। जो सोडियम फिनॉक्साइड बना उसकी अगर एसिडिफिकेशन की जाए तो एसिडिफिकेशन करने से ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग, बाकी H पॉजिटिव यहां जुड़ जाएगा, फिनॉल बन गया। We got this compound benzene OH, it is phenol। तो फिनॉल के मैन्युफैक्चर का पहला मेथड तो ये है that it can be prepared from डो प्रोसेस। डो प्रोसेस की हेल्प से हम फिनॉल बना सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मेथड इज फ्रॉम क्यूमीन। अगला मेथड है क्यूमीन सब्सटेंस से। क्यूमीन से कैसे, क्यूमीन की पहले खुद की प्रिपरेशन देखें। अगर हम बेंजीन से स्टार्ट करें और बेंजीन में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बेंजीन में ये एल्कीन मिलाएं प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटालिस्ट, मान लो H3PO4। इस एसिड की प्रेजेंस में एल्कीन बेंजीन पे जुड़ता है और कौन सी एक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। इस अल्काइलेशन एक्शन से क्या प्रोडक्ट बना, इस अल्काइलेशन एक्शन से बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच हो गया CH, जिसके दोनों साइड पे CH3 ग्रुप है। ये एक्शन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन कैसे हुई, इस पर्टिकुलर केस में अलग से आप इसे एक बार देखें। ये जो एल्कीन सब्सटेंस है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस एल्कीन में जो आपने एसिड कैटालिस्ट यूज किया उसने पहले स्टेप में H पॉजिटिव ऐड किया। H पॉजिटिव डबल बॉन्ड के दो कार्बन में से इससे अटैच होगा, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी यहां चले गए। ऐसा होने से आपके पास न्यू स्पीसीज ये बनी, इट इज अ न्यू कार्बोकेटाइन। बस इस कार्बोकेटाइन ने बेंजीन पे अटैक किया और बेंजीन से H पॉजिटिव निकल गया। ये एक्शन जिसमें एक H पॉजिटिव हटके अल्काइल ग्रुप आए, दैट एक्शन इज कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो हमने बेंजीन से स्टार्ट किया और बेंजीन की फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन से ये कंपाउंड बना, जिसका आप कॉमन नेम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इट इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन या सेकप्रोपाइल बेंजीन। इसी कंपाउंड का एक दूसरा कॉमन नेम है क्यूमीन। मतलब ये मेथड एक्चुअली यहां से क्यूमीन से स्टार्ट करना था हमें। अब इस क्यूमीन सब्सटेंस को लेके अगर इसे थोड़ा सा हीट किया जाए और इसमें ऑक्सीजन पास की जाए तो क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सबसे पेट रिएक्शन है वो आप जानते हैं कौन सी होती है,
इंसर्शन। ऑक्सीजन की जो पेट रिएक्शन है वो इंसर्शन है। कहां पे इंसर्शन करता है? ये जो बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन है, इस कार्बन और H के बीच में जो बॉन्ड है उसके बीच में ये दोनों ऑक्सीजन एटम आके जुड़ जाते हैं। कैसे? थोड़ा बेटर स्ट्रक्चर देखते हैं। बेंजीन C, इस C के दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप, बाकी ये जो C और H है, मान लो H में यहां दिखा देता हूं, इस C और H के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन अटैच हो गए। इस C और H के बीच में ये दोनों ऑक्सीजन अटैच हो गए, बॉन्ड बन गया COOH। इस कंपाउंड का नाम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। दिस कंपाउंड इज क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। लास्ट स्टेप में इस कंपाउंड को लेके हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट किया तो क्या बना? मैकेनिज्म से तो बड़ा लेंथी पॉइंट होगा, सिंपल याद रख लीजिए। ऊपर से सेम एटम का बॉन्ड टूट जाता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन का, नीचे से कार्बन कार्बन का, बीच में से ये यूनिट अलग हो गई। कौन सी यूनिट अलग हुई? CH3 C डबल बॉन्ड OCH3। एसीटोन अलग हो गया एंड द अल्टीमेटली मेन कंपाउंड इज बेंजीन। वो जो OH यूनिट बची हुई है वो इसके साथ अटैच हो गई। इन दिस वे बेंजीन के साथ OH अटैच हुआ एंड दिस फाइनल कंपाउंड इज फिनॉल। अब कॉम्पिटिटिव कोचिंग अगर मैं कर रहा हूं तो मैं इसका भी मैकेनिज्म सिखाऊंगा, इसका भी। जो एक्शन अपने टाइप की एक एक्शन है उनका मैकेनिज्म सीखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमने उस कॉन्सेप्ट को कहीं अप्लाई तो करना ही नहीं, और इंडिविजुअल मैकेनिज्म ऐसे सभी करने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? टिल नाउ वी हैव टेकन अबाउट, पहले हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन सीखी, सेकंड वी हैव टेकन अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, नाउ वी हैव टेकन अबाउट इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। नेक्स्ट पॉइंट टेकिंग, next is about physical properties of alcohol and phenol। जो अल्कोहल और फिनॉल सब्सटेंस हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इन सब्सटेंसेस की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले अगर हम अल्कोहल और फिनॉल के स्ट्रक्चर देखें तो कैसा है। जो अल्कोहल कंपाउंड है सिंपली रिटन एज दिस, बट एक पॉइंट फिक्स मानिएगा, ऑक्सीजन के दो सिंगल बॉन्ड कभी भी सीधे हो ही नहीं सकते, 180 के एंगल पे नहीं होते। हमें पता है इस ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर हैं, दो बॉन्ड पेयर, तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? इस ऑक्सीजन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वही वाटर जैसा स्ट्रक्चर कि ऑक्सीजन के चार साइड पे वैसे तो बॉन्ड बनने चाहिए, हमारे पास टोटल चार साइड पे बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन ग्रुप केवल दो हैं, तो दो ही साइड पे बॉन्ड बनेंगे, बाकी दो साइड पे लोन पे आ जाएंगे। तो अल्कोहल मॉलिक्यूल की शेप वाटर की ही तरह वी शेप्ड मॉलिक्यूल हुआ। अल्कोहल मॉलिक्यूल इज ए वी शेप्ड मॉलिक्यूल। अगर हम यहाँ पे फिनॉल सब्सटेंस की शेप देखें तो फिनॉल की भी ऐसी ही शेप है, ऑक्सीजन के साथ एक साइड पे बेंजीन अटैच्ड, फर्दर OH। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों की जनरल शेप एक ही जैसी है। यहाँ पे आपके पास अल्कोहल में बस ये जो अल्काइल ग्रुप है उसके कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, बेंजीन के इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। तो अल्कोहल और फिनॉल दोनों कंपाउंड के सिंपल स्ट्रक्चर ये हुए। नेक्स्ट टेकिंग अबाउट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट में अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्कोहल्स क्वाइट हाई। एल्कोहल कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। क्यों हाई होते हैं? आप जानते हैं जिन कंपाउंड में OH या NH ग्रुप हो उनके एक और दूसरे मॉलिक्यूल में क्या इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई है। कि जैसे मान लो आपको ये स्ट्रक्चर शो किया जाए ROH, एक मॉलिक्यूल अल्कोहल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल। अब हमें पता है कि जितने भी मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट हैं इन सभी मॉलिक्यूल में O के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और H के ऊपर पॉजिटिव। सभी मॉलिक्यूल का जो OH बॉन्ड है वो पोलर है और इस वजह से एक मॉलिक्यूल का H पॉजिटिव अगले के O नेगेटिव से अट्रैक्टेड है, ये H पॉजिटिव से नेक्स्ट O नेगेटिव से, ये उससे नेक्स्ट से, ये O नेगेटिव किसी और H से। इस वजह से एल्कोहल के एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कौन से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। आप जानते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो जनरली वेंट्रवॉल अट्रैक्शन ही मिलते हैं। चाहे आप पिछले चैप्टर के अल्काइल हैलाइड लगा लीजिए या +1 में आपने पढ़ा एल्केन लगा लीजिए, एक मॉलिक्यूल और दूसरे में जनरली वेंट्रवॉल अट्रैक्शन मिलते हैं। तो जिन केसेस में हाइड्रोजन बॉन्ड है वहां बाद में अट्रैक्शन तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, नेचुरली उस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट हाई आएगा। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मतलब वी कैन वेरी इजिली से कि कोई भी एल्कोहल उसका बॉइलिंग पॉइंट उतने ही कार्बन वाले अल्काइल हैलाइड से ज्यादा होगा या उतने ही कार्बन वाले एल्केन से ज्यादा होगा। ठीक, तो अल्कोहल कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट इन रूटीन हमने पढ़ा कि काफी हाई है। नेक्स्ट, क्या इस बॉइलिंग पॉइंट में केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है, ये R ग्रुप भी देखना होता है? बिल्कुल देखना होता है। जनरली हमारा ध्यान केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे जाता है, इस पे नहीं जाता कि ये जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है वेरियस अल्कोहल के, ये आपस में एक दूसरे से वेंट्रवॉल अट्रैक्शन भी बनाते हैं। लिखा केवल हाइड्रोजन बॉन्ड जाता है क्योंकि अगर एक से ज्यादा टाइप के अट्रैक्शन हो तो केवल स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन लिखे जाते हैं, बट क्लियर वर्ड ये भी है कि एक अल्कोहल और दूसरे के बीच में, इनके अल्काइल के बीच में वेंट्रवॉल अट्रैक्शन भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे इस बात को एक अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए हमें ये वेरियस अल्कोहल दिए जाएं, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH2CH2OH। अगर इस तरीके से हम कार्बन कंटेंट इंक्रीज करना शुरू करें तो अगर हमें ये अल्कोहल दिए जाएं और इनके बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करना हो तो कैसे बने? देखिए सभी में OH ग्रुप तो एक जैसा है, इस हिसाब से अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूंगा तो सब बनाते हैं। तो क्या अल्काइल ग्रुप से फर्क नहीं पड़ेगा? जब अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ रहा है तो एक और दूसरे मॉलिक्यूल में वेंट्रवॉल अट्रैक्शन ज्यादा होते जाएंगे और वेंट्रवॉल अट्रैक्शन ज्यादा होते जाएंगे तो तोड़ने तो ये भी पड़ेंगे, इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा। तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज। अब यहाँ पे वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत कहिएगा, यहाँ पे वजह बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग वेंडरवॉल अट्रैक्शन। वेंडरवॉल अट्रैक्शन यहां ज्यादा होते जाएंगे इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता जाएगा। ठीक, तो इस वजह से अच्छा वो हमने लास्ट चैप्टर में आइसोमेरिक कंपाउंड में भी पढ़ा था, ये तो मैं समझ आ गया इसमें ज्यादा होता जाएगा। अगर आपको उसी बेस से आइसोमेरिक कंपाउंड दिए जाएं, ऐसे कंपाउंड दे दें जिनमें अल्काइल ग्रुप एक जैसा हो, जैसे ये ब्यूटेन 1 ऑल, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसी टाइप से आपको ये कंपाउंड दे दें
ब्यूटेन 2-ओल जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है, एंड नेक्स्ट दिस कंपाउंड जो कि टर्शियरी अल्कोहल है। अगर ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल दिए जाएं और इसमें पूछा जाए किसका बॉइलिंग पॉइंट कम किसका ज्यादा, वही पिछले वाला पॉइंट, OH तो सबके पास है, एक और दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो सभी बना लेंगे, बट एल्काइल ग्रुप में ब्रांचिंग आती गई और आपको बताया गया था जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट में ब्रांचिंग आती जाएगी, ब्रांचिंग आने से कंपाउंड का सरफेस एरिया कम, आपस में वैन डर वाल अट्रैक्शन कम, तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल के केस में ये तीनों आपके कैसे कंपाउंड हैं? दीज 3 आर आइसोमेरिक अल्कोहल। आइसोमेरिक अल्कोहल में एज द ब्रांचिंग इंक्रीज, जैसे जैसे कंपाउंड में ब्रांचिंग इंक्रीज होती है बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, सेकेंडरी का कम है और टर्शियरी का और कम है। जो बात हमने यहाँ पे अल्कोहल के लिए यूज की, क्या ऐसा ही कंपैरिजन पॉइंट फिनॉल के लिए भी कहा जा सकता है कि अगर फिनॉल को किसी एरोमेटिक कंपाउंड से कंपेयर किया जाए, लेट इट इज बेंजीन OH, फिनॉल, क्या फिनॉल के एक और दूसरे मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे? बिल्कुल। जिन कंपाउंड में OH ग्रुप प्रेजेंट है उनके एक और दूसरे मॉलिक्यूल में वहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बनेंगे। तो इसका मतलब फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स के मुकाबले। आंसर सेम, दैट इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिनॉल के एक और दूसरे मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उस वजह से नेचुरली जो फिनॉल सब्सटेंस है उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई आएगा। इज इट वेल क्लियर? हमने सबसे पहले अल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ा। सेकेंड पॉइंट, टेकिंग अबाउट सॉलेबिलिटी इन वाटर। अगर अल्कोहल या फिनॉल कंपाउंड की वाटर में सॉलेबिलिटी देखी जाए कि क्या ये कंपाउंड वाटर में सॉलेबल है, किसी भी कंपाउंड की वाटर सॉलेबिलिटी किस चीज से देखी जाती है? कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता हो वो वाटर में सॉलेबल है। क्या अल्कोहल कंपाउंड वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। अल्कोहल के पास जो OH ग्रुप है, नेचुरली ये एक पोलर ग्रुप है, इस पोलर ग्रुप के नजदीक वाटर का मॉलिक्यूल, मान लीजिए कोई ईथर से आए या कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल ईथर से आए, तो क्या वाटर के उस मॉलिक्यूल के साथ अल्कोहल का ये मॉलिक्यूल अट्रैक्शन फोर्सेस बनाना चाहता है? बिल्कुल। ये H पॉजिटिव वाटर के O नेगेटिव से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है और ये O नेगेटिव वाटर के H पॉजिटिव से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहता है। तो ओवरऑल जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है उसका जो OH वाला पार्ट है, ये OH वाला पार्ट वाटर से अच्छे अट्रैक्शन फोर्सेस बनाना चाहता है और बनाता है। और हमें पता है कोई भी कंपाउंड जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सके, कंफर्म दैट कंपाउंड शुड बी वाटर सॉलेबल। तो अल्कोहल कंपाउंड में सॉलेबिलिटी में हम क्या कह सकते हैं कि जो लोअर अल्कोहल है, ध्यान देना बात पे, लोअर अल्कोहल्स आर वाटर सॉलेबल। लोअर अल्कोहल का मतलब जिनमें एल्काइल ग्रुप छोटा हो। ये वाले जो अल्कोहल हैं ये पानी में सॉलेबल है। ये अल्काइल ग्रुप से क्या फर्क पड़ता है देखते हैं। ये वाटर सॉलेबल क्यों है? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल और वाटर के बीच में क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए छोटे अल्कोहल पानी में सॉल्युबल है। पॉइंट पे छोटे अल्कोहल या लोअर अल्कोहल का मतलब क्या हुआ? जिसमें से हाइड्रोकार्बन पार्ट में कार्बन कम हो। पॉइंट पे इससे भी कोई फर्क पड़ता है क्या? यहाँ पे बिल्कुल पड़ता है। क्या फर्क है? वो फर्क ये पड़ता है कि जैसे जैसे इस अल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ेगा, बट एज द साइज ऑफ
हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज बढ़ेगा, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है वाटर रिपेलिंग, जैसे जैसे इसका इफेक्ट बढ़ेगा कंपाउंड की पानी में सॉलिबिलिटी कम होती जाती है। जनरली वो अल्कोहल जिसमें ये कार्बन पोर्शन 1 से लेके 4 तक है वो ठीक ठाक सॉलेबल है, अच्छे सॉलेबल हैं। जिनमें कार्बन नंबर 5, 6, 7 हो उनको हम पार्शियली सॉलेबल कहते हैं। और जनरली जिनमें 7 से ज्यादा कार्बन है वो कंपाउंड OH होने के बाद भी पानी से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। हाउ इट इज पॉसिबल? OH ग्रुप तो है। देखिए कंपाउंड के स्ट्रक्चर के 2 पार्ट हैं, R एंड OH। जो OH वाला पार्ट है वो पोलर है और ये पोलर पार्ट वाटर के साथ, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव है। ये जो पोलर वाला पार्ट है ये वाटर के साथ अट्रैक्शन फोर्सेस बनाना चाहता है। लेकिन ये जो एल्काइल ग्रुप है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये नेचर में ऑयली होता है, ये पानी से कभी अट्रैक्शन नहीं बनाता। ये OH वाला पार्ट तो पानी को अट्रैक्ट करना चाहता था लेकिन ये पानी को रिपेल करता है। ओवरऑल अल्कोहल के 2 पार्ट हैं, एक जो पानी को रिपेल करता है, एक जो अट्रैक्ट करता है। OH पार्ट का इफेक्ट अच्छा है तो छोटे मॉलिक्यूल में जिनमें ये कार्बन कंटेंट कम हो तो इस पार्ट का इफेक्ट वीक हो गया, ये अपना इफेक्ट दिखाता है और पानी से अट्रैक्शन बनी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। लेकिन जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा, इसका साइज बढ़ रहा है ना, OH को तो नहीं, OH का इफेक्ट तो हो गया कांस्टेंट, इसका साइज बढ़ने की वजह से रिपल्सिव इफेक्ट बढ़ता गया। और जब आपका कंपाउंड वाटर को रिपेल कर रहा है तो वाटर नजदीक आएगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी? जब ये हाइड्रोकार्बन पोर्शन काफी बड़े साइज का हो जाए, जैसे मैंने बोला 7 कार्बन या उससे बड़ा हो जाए, तो लगभग ये मान लीजिए कि 7 के बाद वाले कंपाउंड तो लगभग नॉन सॉलेबल ही काउंट होंगे। किसी भी कंपाउंड में जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन पार्ट का साइज इंक्रीज होता है कंपाउंड की पानी में सॉलिबिलिटी लगातार कम होती जाती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन पार्ट हमेशा वाटर रिपेलिंग कंपाउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो अल्कोहल आपको लिख के दिए गए, जैसे जैसे अल्कोहल का साइज बढ़ेगा तो इसका मतलब उसकी सॉलिबिलिटी कैसी होती जाएगी। आप आसानी से समझ जाएंगे इस एग्जांपल के लिए कि इस लिस्ट में ऊपर से नीचे आते हुए जैसे जैसे अल्कोहल का साइज इंक्रीज हो रहा है उस कंपाउंड की पानी में सॉलिबिलिटी लगातार कम होती जाएगी। वजह में क्लियर है, क्योंकि कंपाउंड में एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है, वो साइज इंक्रीज होने से पानी के लिए रिपल्शन ज्यादा होती जाएगी। इसलिए कंपाउंड के आइसोमेरिक कंपाउंड में देखें, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी में, प्राइमरी वाले का जो अल्काइल ग्रुप है आपको तो स्ट्रेट चेन है, उसको जब अपने मॉलिक्यूल से अट्रैक्शन मिलते थे वो भी अच्छे, वाटर के साथ रिपल्शन करेगा तो सरफेस एरिया ज्यादा है, ज्यादा सरफेस एरिया से रिपल्शन करेगा। अगले में ब्रांचिंग आ गई और ब्रांचिंग आ गई, ब्रांचिंग आने से कंपाउंड का सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम, गोल होता गया, पोर्शन अराउंड होता गया, वाटर के साथ रिपल्शन भी कम। जो सीधा मॉलिक्यूल है, सीधी चेन वाला है, वो ज्यादा सरफेस एरिया से रिपल्शन कर रहा है, तो ये ज्यादा रिपेल करता है, ये कम, ये सबसे कम। जो रिपल्शन का इफेक्ट कम होता जाएगा तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। सॉलिबिलिटी का ट्रेंड इन तीनों के केस में क्या है? प्राइमरी अल्कोहल कम सॉल्युबल होंगे, सेकेंडरी ज्यादा और टर्शियरी सबसे ज्यादा सॉल्युबल होंगे। वजह बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे कंपाउंड में एज द सरफेस एरिया ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज, या तो डिक्रीज हो गया, as the surface area of hydrocarbon part decrease, less repulsion to water, उसकी पानी के लिए रिपल्शन कम, और रिपल्शन कम तो नेचुरल बात है उसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा होती जाती है। बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा ट्रेंड आया आपके पास, ठीक है ना, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अपने मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन है और सॉलिबिलिटी वाटर से अट्रैक्शन है। जिसको अपने मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन अच्छे मिले वो वाटर से उतने अच्छे अट्रैक्शन नहीं बनाता। We have taken about 2 physical property, one is boiling point, second is solubility in water.
इस लिस्ट में एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, ये +1 में वैसे हमने पढ़ा था। हम दो कंपाउंड का कंपैरिजन देखते हैं। वन इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड सेकंड इज पैरानाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। लेट अस सी इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कंपाउंड है उस कंपाउंड का क्या स्ट्रक्चर है? बेंजीन, OH और इस OH से ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप। इट इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का ये जो मॉलिक्यूल है इसमें खास बात ये है, आप जानते हैं यहां पे H पे पॉजिटिव चार्ज है, साथ ही ये जो O है इस पे नेगेटिव। H पॉजिटिव अपने मॉलिक्यूल के O नेगेटिव से हाइड्रोजन बॉन्ड बना गया। किसी कंपाउंड में अगर कंपाउंड का एक पार्ट अपने कंपाउंड के दूसरे पार्ट से अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले तो आपको पता है इस हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहते हैं? इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। क्या पैरानाइट्रोफिनॉल में भी ऐसा ही पॉसिबल है? जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, मान लीजिए उसका स्ट्रक्चर ये दिखाते हैं। पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में ये OH ग्रुप हुआ और ये नाइट्रो हुआ। क्या ये H पॉजिटिव अपने मॉलिक्यूल के O नेगेटिव से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? इतनी दूर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना करते। हाइड्रोजन बॉन्ड शॉर्ट रेंज फोर्स है, नजदीक वाले पार्ट में बनते हैं, इतनी दूर में नहीं बनते। वैसे भी उसमें 5 या 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए, इसमें 6 बना ही है। इसका इससे अट्रैक्शन बनाओगे तो रिंग आपकी ये 8 मेंबर बनेगी, वैसे बनेगी नहीं। तो पैरानाइट्रोफिनॉल के मॉलिक्यूल को अपने पार्ट में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं मिल रहा, तो इसको स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी? ये O नेगेटिव को अपने H से नहीं मिला, ये किसी और से बनाएगा, वो किसी और से बनाएगा। दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, एक और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जिन कंपाउंड्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि उनके एक और दूसरे मॉलिक्यूल में वैन डर वाल अट्रैक्शन से अच्छे अट्रैक्शन हो गई, उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट में कभी मॉलिक्यूल के अंदर के बॉन्ड नहीं तोड़ने होते, एक और दूसरे के बीच के बॉन्ड तोड़ने होते। तो पैरानाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्यों हाई है? क्योंकि उसके एक और दूसरे मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड है। जबकि जो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्या ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है या इंट्रा ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है? इसमें रिंग भी बनती है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये बॉन्ड है तो ज्यादा स्टेबल, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट पे इसका इफेक्ट देखिए। बॉइलिंग पॉइंट इस कंपाउंड का बहुत ही कम हो जाता है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम। पार्ट पे हमने तो पढ़ा है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बढ़ता है, इंट्रा से कम होता है। क्यों कम होता है? दो बातें। इंट्रामॉलिकुलर में जब इस O नेगेटिव ने अपने मॉलिक्यूल के H के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया, और मैंने अभी भी बोला होता भी स्टेबल है, ये तो बन गया, लेकिन क्या अब इसके एक मॉलिक्यूल और इसी कंपाउंड के दूसरे मॉलिक्यूल में एक और दूसरे मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनने का चांस है? क्या ये एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल अगले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं बनाना चाहेगा। एक H एक ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता था, वो उसका बन गया, तो इस H के साथ दूसरा कोई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो यहां अपने में तो बना के बॉन्ड स्टेबल हो गया, अपने बॉन्ड तो पहले भी और भी स्टेबल है काफी, लेकिन उससे दूसरों के साथ उसकी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी खत्म हो गई। बॉइलिंग पॉइंट में तो ये अट्रैक्शन तोड़ने होते हैं जो एक दूसरे से बनाते हैं। इस कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसकी वजह से जो कंपाउंड है इट इज स्टेबिलाइज्ड विद इन इटसेल्फ। वो कंपाउंड अपने आप में तो स्टेबल हो गया क्योंकि अपने मॉलिक्यूल के पार्ट में अच्छे अट्रैक्शन बन गए, बट नाउ ओनली
weak van der Waal attraction to other molecules। ये कंपाउंड दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ केवल कौन से अट्रैक्शन बनाता है? वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन। और वैन डर वाल अट्रैक्शन भी वीक, ज्यादा वीक। वो क्यों? कंपाउंड का ये पार्ट में रिंग बन गई। रिंग बनना आपको तो सरफेस एरिया कम, सरफेस एरिया कम होने से वैन डर वाल अट्रैक्शन भी कम हो गई। इस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम हो जाता है। ये जो कंपाउंड है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक स्टीम वोलेटाइल कंपाउंड है। मतलब अगर इसके ऊपर स्टीम पास कर दी जाए तो इसके जो ये वैन डर वाल अट्रैक्शन है वो स्टीम की एनर्जी से भी टूट जाते हैं। आपका ये कंपाउंड स्टीम के बीच में फ्लो कर सकता है, मिक्स हो सकता है। क्या उस कंपाउंड में भी वो भी स्टीम वोलेटाइल है? नहीं, उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। स्टीम इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं कर पाती। इट इज नॉट स्टीम वोलेटाइल। अच्छा क्वेश्चन है। +1 में भी हम सेपरेशन मेथड में इस पॉइंट को डिस्कशन करते हैं कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर को कैसे सेपरेट करोगे। मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल कैन बी सेपरेटेड बाई स्टीम डिस्टिलेशन। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल के मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए क्या मेथड यूज किया जाता है? स्टीम डिस्टिलेशन यूज की जा सकती है। स्टीम पास के सेपरेशन करते हैं। स्टीम की प्रेजेंस में ये वोलेटाइल है, वो वोलेटाइल नहीं है। तो एक तो हमने बड़ा अच्छा क्वेश्चन सीखा कि बॉइलिंग पॉइंट पे इंटर और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या फर्क पड़ता है। इस बात का इफेक्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इफेक्ट इस कंपाउंड की सॉलिबिलिटी पे भी लगा सकते हैं आप। सॉलिबिलिटी पे कैसे? सॉलिबिलिटी की टर्म में जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज वाटर इनसॉलेबल, ये पानी में सॉलेबल नहीं है। जबकि जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, ये कंपाउंड, ये वाटर सॉलेबल है। वजह ऐसा कैसे हो गया? भाई ये दूसरों से हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते तो वाटर से भी बना लेगा। ये अपने में स्टेबल है, ना अपने दूसरे मॉलिक्यूल से बनाना चाहता है ना वाटर से बनाना चाहता है। तो जो वाटर से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा वो कंपाउंड पानी में इनसॉलेबल होगा। इज इट वेल क्लियर?